कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में जिनका योगदान होता है उनको वो अवार्ड दिया जाता है। उनका कविता, अनुवाद, साक्षात्कार, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिन पर उन्होंने कुंवर जी ने काम किया। और यहाँ पर हम 3 चीज़ों पर एक तरह से हम फोकस होगा हमारा इस सत्र में। लेकिन इससे पहले हम अपूर्व नारायण को आमंत्रित करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि जरा वो ये जो 3 दिन का पूरा जो प्रोग्राम है, जो पूरा कार्यक्रम है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। अपूर्व जी, स्वागत है आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद फौजिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने जा रहा हूँ इस बार, बस आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ इस 3 दिन के आयोजन में, जो कि हम लोग ने बहुत निष्ठा और प्यार से एकजुट करा है। कुछ लोगों को शायद याद होगा कि 2 साल पहले 2019 में हम लोग ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में फिजिकल प्रोग्राम करा था, और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको इस कार्यक्रम में उसकी कुछ रेजोनेंस मिलेगी। मगर इस बार पैंडेमिक की वजह से पूरा हम लोग ने ऑनलाइन करा है। पिछले साल कुछ नहीं कर पाए थे, तो आशा है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि ठीक ठाक रहेगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। और 3 दिन का ये आयोजन है, ये पहला लाइव सेशन है। इसी तरह से रोज़ कल भी एक लाइव सेशन है और परसों 2 लाइव सेशन हैं। और इसके अलावा कई फिल्में हैं और वीडियोस हैं जो कि तरह तरह के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं। कुछ उनके अनुवाद को लेके हैं, कुछ उनके कविता को शिल्प में ढाला गया है, कुछ रेसिटेशंस हैं, कुछ पोइट्री फिल्म है, नाटक है, इस तरह से अलग अलग विधाओं से है। तो आप सबका स्वागत है। सारे डिटेल्स उसमें मौजूद हैं, जो प्रोग्राम है वीडियो में, और फिल्म के सारे लिंक्स वहाँ पर हैं। आप लोग इवेंट पेज में जाएंगे या उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे, फेसबुक पर और प्रोग्राम में। इसके साथ मैं इस सेशन को होस्ट करने के लिए समन्वय और फौजिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आई लाइक टू हैंड ओवर फौजिया नाउ, और वो इस सत्र को आगे बढ़ाएं। और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अपूर्व जी। समन्वय का नाम लिया पूर्व जी ने, तो मैं प्रिंसटन में पढ़ाती हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरी एक संस्था है जिसकी मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ, समन्वय स्पेस, जो भारतीय साहित्य और तमाम तरह की कलाओं को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए काम करती है। और ये सत्र जो है वो समन्वय के सहयोग से आयोजित है। लेकिन ये भी बता दें कि जो बहुत सारे ऐसे सत्र हैं जो बहुत बड़ी पुरानी जो संस्थाएं हैं उनके सहयोग से भी आयोजित किए जा रहे हैं सत्र, जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, राजकमल प्रकाशन और दूसरी संस्थाएं भी हैं। तो अपूर्व जी का भी शुक्रिया कि उन्होंने समन्वय को ये अवसर दिया कि हम कुंवर जी का जो काम है, जब हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम समन्वय भी उसमें भाग ले सके। शुक्रिया। तो अब हम ये सत्र शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो 3 हमारे पैनलिस्ट हैं हम उनका परिचय करा दें। तो हमारे साथ रेखा सेठी जी हैं। डॉक्टर रेखा सेठी दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में प्राध्यापक होने के साथ साथ एक सक्रिय लेखक, आलोचक, संपादक और अनुवादक भी हैं। उनका लेखन मूलतः समकालीन हिंदी कविता और कहानी के विशेष आलोचनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। उनकी किताबों की एक लंबी सूची है, तो जाहिर है कि सारी किताबों के नाम तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी का संदर्भ रेखा जी की एक अहम किताब है। स्त्री कविता पर केंद्रित उनकी 2 पुस्तकें हैं, स्त्री कविता पक्ष और परिप्रेक्ष्य, स्त्री कविता पहचान और द्वंद्व, जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। विज्ञापन की भाषा और संरचना पर भी उनकी किताबें हैं। उनके लेख जानी मानी साहित्यिक पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रेखा जी ने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। पिछले सेमेस्टर, अभी जो स्प्रिंग सेमेस्टर गुजरा है इसी साल, तो हम प्रिंसटन में एक कोर्स पढ़ा रहे थे, विमेन्स राइटिंग्स इन इंडिया, इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स,
तो रेखा जी ने मेरे साथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साउथ एशियन स्टडीज प्रोग्राम के लिए एक 10 लेक्चर की वेब लेक्चर सीरीज का भी संयोजन किया। और यहाँ पर जो उनका काम प्रमुख है वो ये है कि उन्होंने कुंवर जी की कविताओं का एक संकलन में कहीं और भी होता हूँ के नाम से प्रकाशित किया, जो कई मायनों में विशिष्ट है। और ये किस तरह विशिष्ट है कुछ पता चल जाएगा जब वो अपनी जब वो अपने हिस्से की प्रस्तुति देंगी, और कुंवर जी की कविताओं का पाठ किस तरह किया जाना चाहिए, या कौन कौन सी उसमें एक तरह से दिशाएं हैं, डिमेंशंस हैं, उसके बारे में वो बात करेंगी। दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं जो हिंदी जगत में एक जाना माना नाम है, गीत चतुर्वेदी। गीत चतुर्वेदी को हिंदी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समकालीन लेखकों में से एक माना जाता है। उनकी 11 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 2 कहानी संग्रह और 3 कविता संग्रह शामिल हैं। न्यूनतम मैं और खुशियों के गुप्तचर हिंदी की बेस्ट सेलर सूचियों में शामिल रही हैं। साहित्य, सिनेमा और संगीत पर लिखे उनके निबंधों के संग्रह भी हैं। टेबल लैंप और अधूरी चीजों का देवता जिनके नाम हैं, उनको भी बहुत सराहा गया है। गीत को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, स्पंदन कृति सम्मान, वागधारा नवरत्न सम्मान सहित कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन एक्सप्रेस सहित कई प्रकाशन संस्थानों ने उन्हें भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शुमार किया है। गीत की रचनाएं देश दुनिया की 22 भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं। वे न सीमाएं न दूरियां के हवाले से कुंवर जी की रचनाओं और रचनाक्रम में उनके अनुवाद और अनुवादक के तौर पर जो उनका अनुभव है उसकी क्या भूमिका रही है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं पंकज कुमार बोस। पंकज दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक हैं। इनकी आलोचना, कविता और कथा साहित्य के अध्ययन में विशेष रुचि है। आलोचनात्मक लेखन के अलावा रचनात्मक गद्य और अनुवाद में भी उन्होंने काम किया है। हिंदी आलोचना के विकास में इलाहाबाद का योगदान पर इनका काम बहुत अहम है। लेखन और दूसरी एकेडमिक जो उपलब्धियां हैं उनके लिए उन्हें अनेक पुरस्कार और फेलोशिप भी मिल चुकी हैं। बिहार हिंदी सम्मेलन पटना ने उनको शताब्दी युवा सम्मान से सम्मानित किया है। कुंवर नारायण और नामवर सिंह पर केंद्रित आलोचना के लिए वो खासतौर पर चर्चित हैं। पंकज ने कुंवर नारायण की अंतिम जो कृतियां हैं और जो पांडुलिपियां हैं उनके संयोजन संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजकल वो कई कुंवर नारायण पर कई परियोजनाएं हैं जिनके संपादन संयोजन में लगे हुए हैं। उनकी नई पुस्तक जो है वो जो कुंवर जी के संवाद और साक्षात्कार हैं उनके बारे में है, और उसी हवाले से वो कुंवर जी के साहित्य में संवाद के आयाम और उनके संवादों की खूबियों के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 हमारे पैनलिस्ट हैं। संरचना एक तरह से जो स्ट्रक्चर है इस सेशन का, इस सत्र का, वो ये है कि हम मौका देंगे तीनों पैनलिस्ट को कि वो अपनी बात रखें। रेखा जी पाठ पर एक तरह से फोकस करेंगी, और फिर गीत चतुर्वेदी से हम सुनेंगे अनुवाद के बारे में, और जो कुंवर जी के संवाद दूसरे दुनिया भर के बड़े रचनाकारों से रहे हैं और उन संवादों की क्या भूमिका रही है, और उसके बारे में हम सुनेंगे पंकज बोस साहब से। तो अब हम चलते हैं, और फिर हम आशा करते हैं कि आधा घंटा हमारे पास होगा कि हम एक तरह से फॉलो अप डिस्कशन कर सकें, बातचीत कर सकें, विचार विमर्श कर सकें। तो अभी हम चलते हैं रेखा जी की तरफ। तो रेखा जी का मैंने एक जिक्र ऑलरेडी किया कि रेखा जी ने एक कविता संकलन कुंवर जी की कविताओं का वो प्रकाशित किया है, और मेरी उस कविता संकलन में जो भूमिका के रूप में एक लेख रेखा जी ने लिखा है, मेरी राय में वो कुंवर नारायण पर लिखा एक शाहकार लेख है, और कई मानों में वो शाहकार लेख है। तो मैं उस लेख से एक बस छोटी सी कोट करना चाहती हूँ खुद रेखा जी को, कि वो कुंवर नारायण के बारे में कहती हैं कि उनका काव्य साहित्य जगत की बहुत बड़ी धरोहर है, जिसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि हर पाठ में
वे हमारे समक्ष जीवन का एक नया पहलू उजागर करते हैं। तो ये तो रेखा जी ने कुंवर जी के बारे में कहा, लेकिन मैं जाती तौर पर ये समझती हूँ कि जो रेखा जी का लेख है, जो भूमिका के तौर पर उनकी किताब में शामिल है, उसको भी बार बार कई बार पढ़ा जाना चाहिए, जो कि कुंवर नारायण की कविता को समझने में काफी मददगार हो सकता है। तो इसके साथ ही रेखा जी, स्वागत है आपका, और हम अब आपको सुनने के लिए, जैसे वो उर्दू में कहते हैं, हम तनगोश हैं। शुक्रिया फौजिया, बहुत जो बातें आपने कही, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मेरी छोटी सी समझ है कुंवर जी के बारे में, अपनी उस बातचीत से कुछ ऐसे बिंदुओं को छू सकूं जो हमें इस पाठ पर बात करने को मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपूर्व जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिस शिद्दत से 2 साल पहले उन्होंने कुंवर जी पर कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रस्तावित की थी और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम सब ने साथ मिलकर उसमें भागीदारी की थी, उसी शिद्दत से, बहुत लगन से उन्होंने इस सारे कार्यक्रम का संयोजन किया है। और आज की इस पैनल की एक खास बात और है कि हम तीनों जिस भी क्षेत्र में काम करते रहे हों, हमें कुंवर जी का सानिध्य मिला, उनके निकट उठने बैठने का भी कुछ अवसर मिला, उन्हें पढ़ने का। और जिन लोगों ने जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया, कुछ कुंवर जी की शख्सियत ऐसी थी कि जैसे जो उनके पास जाए उसके जीवन को ऐसे छू देते थे। पंकज जी कहा करते हैं, मैं इन्हीं के शब्द उधार लेके कह रही हूँ, कि ऐसा लगता है कि अचानक अंधेरे कमरे में रोशनी आ जाए। तो ऐसा उजाला, ऐसा संस्पर्श उनका हमें मिला है। हम जो कुछ भी साहित्य में समझते हैं, थोड़ा बहुत हमारा जो भी ज्ञान है, उस जमीन को बनाने में कुंवर नारायण कवि के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक विद्वान के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कुंवर नारायण के साहित्य की पाठ की बात कहाँ से शुरू होती है, इसकी भी एक छोटी सी भूमिका है। इनाल्को यूनिवर्सिटी पेरिस में निकोला प्रिंसिपातो कुंवर नारायण पर पीएचडी कर रहे हैं। उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो कुंवर नारायण की कविता में, उनके साहित्य में सहृदयता विषय पर पीएचडी कर रहे हैं। और ये 2 साल पहले की बात है, वो मुझे लिस्बन के एक सम्मेलन में मिले थे, वहां से हमारी पहचान हुई। फिर कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे संपर्क किया और बताया कि जब वो पीएचडी में उनको अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत मदद नहीं मिल पा रही, क्योंकि बहुत से लोग कुंवर नारायण को उस तरह नहीं समझ पाते, तो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि 1-2 कविताएं समझने में मैं उनकी मदद करूं। तो मेरे मन में ये सवाल जागा, मैंने आपसे भी ये साझा किया कि जैसा कि बहुत सारे लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं, और आज एक और कार्यक्रम भी हो रहा है फेसबुक से जो प्रसारित हो रहा है, जिसमें कुंवर जी की साहित्य का अनुवाद, उसका पाठ किया जा रहा है। विश्व की अनेक भाषाओं में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 36 भाषाओं में कुंवर नारायण के साहित्य का अनुवाद हुआ है। निश्चित तौर पर हर भाषा की अपना एक, जिसे हम लैंग्वेज ट्रेडिशन कहते हैं, एक भाषा की परंपरा होती है। तो जो भी अनुवादक है वो उस नजरिए से, उस ट्रेडिशन से आके उस साहित्य को पढ़ता है और ग्रहण करता है। तो किसी भी रचना में आप रचना को कैसे पढ़ते हैं, उसके नजदीक कैसे जाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती पाठक के पास रही। दूसरी बड़ी बात ये है कि कुंवर नारायण के साहित्य की एक बहुत खास बात है, वह ये कि उसमें पाठक की बराबर की भागीदारी है।
यानी वो कविताएं हों, कहानियां हों, वैचारिक निबंध हों, वो एक रीडिंग में पूरा नहीं होता है। वो आपके भीतर विकसित होता रहता है, बार बार जागता रहता है। आप बार बार लौट के उसकी तरफ आते हैं और फिर आपको रोशनी के कुछ और कतरे मिल जाते हैं। तो इस तरह कुंवर नारायण को पढ़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं कि केवल एक भाषा भाषी, एक भाषा मतलब हिंदी का पाठक ही उसे नहीं पढ़ रहा है, एक जो वैश्विक उपस्थिति है कुंवर नारायण की, उसे वो उससे कैसे रिलेट करते हैं। और सोफिया विश्वविद्यालय में मिलेना ब्रातिएवा हैं, जिनसे मेरी काफी बातचीत होती रहती है कि क्या उन्हें आकर्षित करता है या कैसे। तो उन्होंने मुझसे कई बार कहा, यहाँ भी अभी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो यूरोप में कुंवर जी को पढ़ाते हैं। तो मिलेना मुझे अक्सर कहा करती हैं कि कुंवर जी का जो दर्शन है वो यूरोप के दार्शनिक दृष्टिकोण के भी बहुत करीब है, और वो किसी एक भाषा के कवि या लेखक नहीं है, वो एक विश्वजनीन लेखक हैं। और विश्वजनीन लेखक का मतलब ये है कि उनके साहित्य में भी ऐसे ऐसे तत्व हैं जो उन्हें मानव मात्र से जोड़ते हैं, मानवता से जोड़ते हैं। और एक बहुत अच्छी बात अपूर्व जी ने अपनी किताब की भूमिका में लिखी कि हिंदी में हमारे पास मानवीयता, मनुष्यता, मानवता, कई तरह के शब्द हैं। अपूर्व जी उसे ह्यूमनेस्क कहते हैं। ह्यूमनेस्क यानी जो चेतना से जुड़ा हुआ है, जो प्राण से जुड़ा हुआ है, प्राण के स्पंदन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात जो कुंवर जी को पढ़ने के लिए है कि आप केवल जो शब्दों की दुनिया उन पन्नों पर बन रही है उससे ज्यादा करीब से जिसे देखना चाहें, उनके भीतर का एक संसार है। वो भीतर उसे अंतश्चेतना कहूं, अंतर्दृष्टि कहूं, यानी पूरा कुमार जी में एक जगह उन्होंने लिखा, हमारी आंखें लपकती हैं दूर चमकते तारों के लिए, पर देख नहीं पाती कि तारों और अंधेरों का पूरा चिदाकाश तो हमारे अंदर ही है। ये जो अंतर्दृष्टि, अंतश्चेतना है, ये जो बाहर मौजूद है उसको डिसरप्ट भी करता है, उसको तोड़ता भी है, उसको छोटा भी करता है, लेकिन भीतर की एक पूरी भरी पूरी दुनिया की इजाद भी करता है। उसमें एक पूरी संस्कृति, एक पूरी प्रकृति, पूरा इतिहास, समय, काल, दिशाओं का एक पूरा अनुभव उस अंतश्चेतना के भीतर है। तो कुंवर जी जब ये कहते हैं कि टाइम और स्पेस उनके यहाँ, हम जो भी पढ़ता है तो सबसे पहले कहता है कि टाइम और स्पेस की जो भौतिक अवधारणा है, जो फिजिकल एट्रीब्यूट है उसका, वो टूट जाता है और टाइम और स्पेस को कुंवर जी एक निरंतरता में देखते हैं। अब ये निरंतरता कई तरह की चीजें करती है, यानी आपको अपने आप से रिहा करती है, क्योंकि जब तक कोई लेखक अपने उस फिजिकल स्पेस में बंधा हुआ है, तो जिस वजूद की हम बात कर रहे हैं, जो विराट यूनिवर्स का हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा है, कुंवर जी ने कभी उनकी कविता में ये अहंकार नहीं है कि मैं बहुत कुछ हूं। दो शैलियां हो सकती हैं
जब आत्मजयी आया तो आत्मजयी की तरह तरह की व्याख्याएं हुई। उसमें एक जो बहुत अहम व्याख्या है वो ये है कि आपका इस सृष्टि से संबंध कैसा है। ये संबंध क्या उस प्रकृति पर नियंत्रण करना चाहता है, या ये संबंध उसके प्रति समर्पित होना चाहता है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर आज जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बाजार है, मीडिया है, एक तरह की समानांतर संस्कृति ऐसी विकसित हो गई है कि सब जल्दी में है। सबको बहुत कुछ पाकर, बहुत कुछ होकर, नामों की पट्टियां लगाकर जीना है। ऐसे में कुंवर नारायण हमारे पास कैसे आती है? जैसे कि कोई बहुत धीमे से कहे कि थम जाओ, थम जाओ। क्यों? क्योंकि भीतर देखना है और एक ऐसी जीवन दृष्टि जो प्रस्तावित करते हैं। ये पंक्तियां मुझे उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं, जीवन दृष्टि के नाते, पाठश्रवा के बहाने से है। कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं। शायद मीडिया के युग में सब कोई इतने घनघोर रूप से अपने मैं को उपस्थित करने में लगा हुआ है, छोटी छोटी सुख जो जिंदगी के हैं, छोटी छोटी अभिलाषाएं जो हैं, उनसे नाता तोड़कर एक बड़े एम्बिशन, हर चीज से हमें कुछ लाभ चाहिए, तो कुंवर जी उसको निरस्त करते हैं कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं हो, बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं। बर्बर महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं जो दूसरे को तोड़ देती हैं। वाणी में कवित्व हो, कर्कश तर्क वितर्क नहीं। तो कुल मिलाकर के वो जो जीवन दृष्टि प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें एक विवेक की बात कर रहे हैं। इस जीवन दृष्टि में बहुत से तत्व घुले मिले हैं, खास तौर पे यूरेशिया पे उनका पूरा चिंतन है, यूरोप और एशिया। और शायद विरले चिंतकों में हैं कुंवर जी जिन्होंने ये बात की कि मध्य एशिया की तरफ हमें देखना चाहिए, और मध्य एशिया से केवल बर्बर आक्रांता ही नहीं आए थे, बल्कि ज्ञान का जो आदान प्रदान हुआ था, और केवल मध्य युग में नहीं, बौद्ध युग में भी, और जो ज्ञान की परंपरा जिससे समृद्ध हुई उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। कुंवर जी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। ये व्यक्तित्व फिर से, मतलब जिसे मैं एक अंग्रेजी का शब्द कहूं बीइंग, मतलब ये स्व या सेल्फ से डिफाइन नहीं हो सकता, ये पूरे वजूद की बात है, बीइंग की बात है। तो कुंवर जी के यहाँ ये बीइंग जो है, ये ज्ञान रहित बीइंग नहीं हो सकता। मतलब एक व्यक्ति, और ज्ञान पुस्तकों से अर्जित ज्ञान नहीं है, छोटे छोटे अनुभवों से अर्जित ज्ञान है। उनके यहाँ लगातार एक ट्रांसेंडेंस होता रहता है, जिसे आप कहें कि आप एक बात से निकल करके बड़ी खूबसूरती से आप कहीं और प्रवेश कर जाते हैं। जैसे वो अक्सर कहते थे कि एक ही कविता में होती है कई कई कविताएं, जैसे एक ही जीवन में कई जीवन। तो ये जो बड़ा आकाश है, और इस आकाश में जो हमारे पैर हैं वो जमीन पर ही रहने चाहिए, ठीक जैसे गांधी कहते हैं। तो कुंवर जी भी ऐसे ही कहते हैं कि हमारी अपनी जमीन पर, इसलिए पूरी दुनिया का दर्शन में पढ़ते हैं, पूरी दुनिया उन्हें अपना कवि मानती है, लेकिन उनका चिंतन परंपरा खास भारतीयता में भी अवस्थित है।
लेकिन फिर भी भारतीयता, जिसमें उपनिषद, पुराण, मिथक, इतिहास, परंपरा, संस्कृति, और संस्कृति वह संस्कृति जो बहुलता की प्रतीक है, प्लूरलिज्म, प्लूरलिस्टिक कल्चर की प्रतीक है। एक और खास शब्द है कुंवर जी का, वो है जिजीविषा। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी उदासी जरूर घिराती है, लेकिन उदासी का संबंध मुझे लगता है कि हर विचारवान दार्शनिक के सामने किसी न किसी रूप में रहता है, पर निराशा कभी नहीं। और ये जो जिजीविषा है, उसमें कुंवर जी का बहुत विश्वास है। यथार्थ की उनकी व्याख्या भी अलग है। केवल घटनाओं से पैदा होने वाला यथार्थ, केवल कुछ तारीखों से बनने वाले जो एहसास होते हैं, जो घटनाएं होती है छोटी छोटी, कुंवर जी उनकी मार्फत बात उठा सकते हैं, लेकिन वो बात जाती कहीं और है। और सारा मतलब पूरी कविता छोटी सी बात से शुरू होकर अंततः एक बड़े सवाल में बदल जाती है। ऐसी एक और अगर मैं कोट करना चाहूं तो मतलब अमीर खुसरो, मुझे उनकी कविता में अमीर खुसरो जो कविता है वो बहुत अच्छी लगती है। और देखिए, खुसरो के जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक इतिहास भी है, एक राजनीतिक परंपरा भी है। और कुंवर जी उस पूरी कविता को किस बिंदु पर ले आती हैं। खुसरो जानता है अपने दिल में उस दिन भी सुल्तानी आतंक ही जीता था अपनी महफिल में। भूल जाना मेरे बच्चों कि खुसरो दरबारी था, वह एक ख्वाब था जो कभी संगीत, कभी कविता, कभी भाषा, कभी दर्शन से बनता था। वह एक नृशंस युग की सबसे जटिल पहेली था जिसे 7 बादशाहों ने बूझने की कोशिश की। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्यों खुसरो का ये चित्र उनके मन में आया होगा और उसे इस तरह क्यों प्रस्तुत किया होगा। बहुत बड़ी चिंता उनके यहाँ लगातार बनी रहती है, जिसकी तरफ कुमार जी तक भी वे इशारा करते हैं। वो है कि एक जो बौद्धिक है, एक इंटेलेक्चुअल है, ज्ञान परंपरा का वाहक जो व्यक्ति है, उसका सत्ता से, अपने समय की सत्ता से क्या संबंध है। ये बड़ा कुंवर जी की कविता का नहीं, बल्कि पूरा जो प्रगतिशील आंदोलन है उसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कुंवर जी का इस सवाल को सुलझाने का ढंग थोड़ा अलग है, क्योंकि वो कहते हैं कि आक्रामकता से भिड़ंत की कई तरकीबें हो सकती हैं। तो जिस तरकीब में कुमार जी हाउस अरेस्ट में है, अंदर कैद कर दिया गया है, वो अपने को खोता नहीं है। 300 किताबों का अनुवाद कर लेता है। जो भौतिक परिवेश की दीवारें हैं, उस दीवार को हटा करके ज्ञान की दीवार। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुंवर नारायण का काव्य जो है वो एक तरह से मुक्ति का काव्य है। और ये मुक्ति बाह्य घटनाएं आपको नहीं देती। कुछ फिलॉसफीज की बात कुंवर जी बहुत करते हैं, लेकिन वो फिलॉसफी ऐसे है कि आप सबको एकदम जैसे सुलभ हो, आपके करीब की हो, आपके जीवन से पैदा हो रही हो। तो ये जो है, ये एक तरह से जीवन की जो जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं से जिस व्यक्ति का एक ऐसा साक्षात्कार होता है कि वो उसे उन पहेलियों को अलग अलग गांठें खोलकर सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। और सुलझाने में वो चीजों को रीडिफाइन करने लगते हैं, पुनः परिभाषित करने लगते हैं, चाहे वो इतिहास हो, सत्ता हो, राजनीति हो। फौजिया, मुझे संकेत कर देना जब मेरा वक्त होने लगेगा।
तो अभी आपके पास है वक्त। अच्छा, तो उन्होंने एक, मुझे लगता है कि जो समय, जिस हम निरंतरता की बात करते तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया है उस समय का, और उस ग्राफ में इतिहास, स्मृति, संस्कृति सब शामिल होते हैं, और इससे वो भविष्य का एक मानचित्र गढ़ते हैं। मतलब एक केवल उसको वर्णन कर देने से, उस बात को बता देने से नहीं उनकी बात खत्म हो जाती। जो मैं कहती हूँ कि हम बार बार इन कविताओं की तरफ लौटते हैं, तो वो इसीलिए लौटते हैं कि उससे हमें अपने आज को, अपने वर्तमान को समझने का अवसर मिलता है, अपने वजूद को समझने का अवसर मिलता है, और उस समझ के साथ उस सृष्टि तक जाने का, उसके प्रति इस बात को अगर हम कहें तो एक खास न्याय चेतना या नैतिकता का बोध। अब ये नैतिकता, देखो शब्द हमारे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि कुछ शब्द ऐसे रूढ़ हो जाते हैं कि हमें फिर से उन्हें परिभाषित करना पड़ता है। तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जब हम भारतीयता की बात करते हैं, जब हम पुराण उपनिषद की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि जिस ज्ञान परंपरा की बात कुंवर जी कर रहे हैं, वो इन सबके विकसनशील तत्वों से बनती है। ठीक जैसे अज्ञेय भी लौटते थे, ठीक जैसे मुक्तिबोध भी लौटते थे। तो मुक्तिबोध का तो दिया हुआ शब्द ही है विवेक चेतना। तो ये जो विवेक चेतना है, यहाँ नैतिकता का अभिप्राय उसी विवेक चेतना से है जिसमें परिस्थितियों का दबाव आप पर नहीं बनता, क्योंकि आपके भीतर वो चेतना है। तो आप उन परिस्थितियों को तोड़ करके, उनको निरस्त करके अपने लिए जगह बनाते हैं। और वो जो जगह है वो खास तौर पे बर्बर महत्वाकांक्षाओं को भी निरस्त करती है, युद्ध को भी निरस्त करती है। उस तरह का जो आक्रामकता है, एक जगह शायद अपूर्व जी ने लिखा है कि जो जीवन काल उन्होंने अपना कुंवर जी के साथ गुजारा, उस जीवन काल में उन्होंने कभी भी उनको आक्रामक या गुस्से में नहीं देखा। गीत जी कहते हैं कि वे संत कवि हैं, पंकज चतुर्वेदी कहते हैं कि वो कविता के बुद्ध हैं। अगर हम ये सब नाम लें या ना लें, कुंवर नारायण अपने आप में कुंवर नारायण हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये आक्रामकता की परख, अक्सर कहा जाता है ना कि जैसे आप किसी ना मिटने वाली लकीर को छोटा कैसे कर सकते हैं कि उसके नीचे बड़ी रेखा खींच दें। तो कुंवर जी ने ये बड़ी रेखा कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से खींची है। वे हमेशा कहते थे कि अगर चीजों को बदलना है तो बदलने की शुरुआत अपने आप से करनी, खुद से करनी होगी। रेखा जी, ऐसा करने में 2 मिनट, ठीक है। तो इस माध्यम से वो एक नया एस्थेटिक्स बना रहे हैं, एक नया सौंदर्य अनुभव बना रहे हैं। भाषा को एक नया, मतलब भाषा को कैसे बरता जाए, तो आप देखेंगे कि जो संक्षिप्तता है उनके कहने में, वो आपको रिफ्लेक्ट करने का स्पेस देती है, सोचने का स्पेस देती है। और वो अक्सर कहते हैं कि मतलब आपको अधिक संवेदनशील बनाने में है। तो बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हर बार जब मैं कुंवर नारायण को पढ़ती हूँ, चाहे कविता हो, कहानी हो या उनका वैचारिक गद्य, मुझे लगता है कि उनकी चिंतन में मैं भी कहीं शामिल हूँ। और कुंवर जी की एक ये बड़ी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी भी है कि वो रुक रुक कर बीच में अपने होने का एहसास भी दिलाते रहते हैं। तो ये जो संवाद बनता है, ये किसी भी पाठ के लिए
शुक्रिया रेखा जी। बहुत सारे आपने नुक्ते जो हैं वो बयान किए कुंवर नारायण जी की कविता के बारे में, और उनके पाठ के सिलसिले में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं मेरे जहन में। खुद भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन हम चलेंगे और मैं आमंत्रित करूंगी गीत चतुर्वेदी जी को पहले, और वो कुंवर जी के ने जो अनुवाद किए उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अनुवाद सिर्फ एक रचना का एक भाषा से दूसरी भाषा में नहीं होता है। पाठन अपने आप में एक तरह का अनुवाद है कि जो हमारे पाठक के जहन में, उसके मानस पे जो चित्र ऑलरेडी होते हैं, जो विचार होते हैं, वो उनकी मदद से जो कुछ सामने पेपर पर लिखा होता है उसको अपनी भाषा में, अपनी चेतना की भाषा में उसका अनुवाद करता है। तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन गीत जी आप का स्वागत है, और हम लोग आपको सुनने के लिए एक तरह से बेताब है। मैं खास तौर पे, क्योंकि मुझे अनुवाद और रचना काफी गड़मड़ किस्म की चीज लगती है। जी बहुत शुक्रिया आपका फौजिया जी। और सबसे पहले तो मैं कुंवर नारायण की स्मृति को नमन करता हूँ, और समन्वय फौजिया जी आपको, अपूर्व जी को और उन सारी संस्थाओं को धन्यवाद कहता हूँ जिनके माध्यम से कुंवर नारायण पर केंद्रित ये आयोजन संभव हो। कुंवर नारायण हमारी भाषा के, हमारे देश के सबसे बड़े लेखकों में से एक, और मैं उनका एक पाठक, उनकी कविताओं का, उनके लेखन का एक विद्यार्थी। कई बार ये सोचता हूँ कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्होंने कुंवर नारायण को एक विशिष्ट लेखक में परिवर्तित, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके चलते 7 दशकों तक कुंवर नारायण लगातार शानदार लेखन करते रहे। अच्छा लेखन करना अलग बात, और 6-7 दशकों तक लगातार उस स्तर पर जाकर लेखन करना जो न केवल अपने समकालीनों को बल्कि अपने बाद आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहे। इसके लिए आखिर वो कौन से तत्व हैं जो प्रेरक होते हैं उनकी जीवन। मेरे पास ऐसी कोई सूची नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों की तरफ मेरा ध्यान प्रथम दृष्टया जाता है, जिनमें से एक है भाषा को बरतने का कुंवर नारायण का एक विशिष्ट कौशल। सदियों पहले संस्कृत के व्याकरण पाणिनि ने एक वाक्य कहा था, एक श्लोक कहा था। संस्कृत में वो श्लोक ऐसे है कि व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्टाभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तत्पर्णान प्रयोजयेत। जैसे कोई बिल्ली या जैसे कोई बाघिन अपने बच्चों को अपने मुंह से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, अपने बच्चे की गर्दन पर वो अपने दांतों से पकड़ती है, लेकिन इस तरह से पकड़ती है कि बच्चे की गर्दन पे उसके दांतों का कोई निशान तक नहीं होता, उस बच्चे को किसी तरह की कोई चोट तक नहीं लगती। पाणिनि कहते हैं भाषा के साथ हमारा व्यवहार ठीक ऐसा ही होना चाहिए कि कवि, लेखक शब्द को उतनी ही कोमलता के साथ पकड़ो जितनी कोमलता के साथ बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा है। यहाँ से वहां ले जाने में कामयाब भी हो रही है, किंतु शब्द को चोटिल मत होने दो, शब्द के ऊपर अपनी पकड़ का निशान मत बनने। संभवतः ये बस सदियों पुरानी, परसों पुरानी ये पाणिनि की सलाह, बिल्कुल बुनियादी किस्म की ये सलाह
कुंवर नारायण के समूचे व्यक्तित्व में, पूरे लेखकीय व्यक्तित्व में ये बात जाहिर। और ठीक यही बात अनुवाद में, क्योंकि अनुवाद भाषा के साथ की गई महत्तम सतर्क कार्यवाही है। एक बार रचनात्मक लेखन में आप सतर्क न हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि रचनात्मक लेखन तो निर्बंध होता है, उसमें कोई बंधन नहीं होता। लेकिन अनुवाद में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, अपने शब्दों के ऊपर अपने दांतों को बिल्कुल इसी तरह कोमलता से गड़ाना पड़ता है, क्योंकि अनुवाद निर्बंध नहीं होता, क्योंकि अनुवाद किसी दूसरे की जमीन पर आप कर रहे होते हैं, क्योंकि अनुवाद किसी दूसरे की रचना के भीतर आप इस तरह शामिल होकर करते हैं जैसे कोई अतिथि, जैसे कोई मेहमान, लेकिन मेहमानों वाली लापरवाही के साथ नहीं, बल्कि मेजबानों वाली जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल ऐसा है कि किसी दूसरे के घर में जा करके मेहमान के रूप में जा करके भी आप दरअसल मेजबान वाली भूमिका निभा रहे हैं। ये अनुवाद का कर्म है, और कुंवर नारायण इसे इतनी बारीकी से समझे। कुंवर जी के साथ मुझे एक अच्छा खासा समय बिताने का मौका मिला है, और मैंने, मेरे मित्र अनुराग वत्स ने, कई बार अपूर्व जी वहां होते, और हमेशा भारती जी होते। हम लोग रचनाओं पर, अनुवाद पर, इस तरह की तमाम चीजों पर बात करते थे। अनुवाद पर बात करते समय एक बार कुंवर जी ने दांते के एक अनुवादक का उदाहरण दिया था। दांते के उस अनुवादक ने लिखा था कि अनुवाद करना क्या होता है। उसका कहना था कि जो संगीत पियानो पे बज चुका है, पहले से बज चुका है, उस संगीत को बांसुरी पे बजाना यानी अनुवाद करना। कि संगीत तो वही रहेगा, लेकिन उसकी ध्वनि बदल जाए। कि संगीत के नोट्स वही रहेंगे, सुर वही रहेगा, राग वही रहेगा, लेकिन आवाज बदल जाएगी। अनुवाद यही, आप दूसरे की रचनाओं के सार को बिल्कुल वही रखोगे, बस भाषा बदल जाएगी। जैसे कि भाषा अपने आप में एक पात्र होती है। यदि आप एक लंबे आकार के पात्र में पानी को रखते हैं तो पानी का आकार लंबा हो जाएगा, लेकिन एक चौड़े आकार के पात्र में वही पानी चौड़ा दिखाई देगा। भाषा और लेखन, भाषा और कविता के बीच यही संबंध। तो कवि भाषा बदल जाने से, जिस तरह पात्र बदलने से पानी नहीं बदलता, उसी तरह भाषा के बदलने से कविता नहीं बदल जाती। हाँ, सिर्फ भाषा बदलती है। हमें लगता है कि इस कविता का रूप और आकार बदल गया है, किंतु वो बदलता नहीं, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। ये कुंवर नारायण के पूरे अनुवाद कर्म में लिखा है। और मजे की बात कि कुंवर नारायण ने अनुवाद के इन कवियों को चुना। हम इनको चुनते, जो हमारे जैसे होते, उनको चुनते। कई बार पॉल वेलेरी कहता था कि इस संसार के जितने कवि हैं, दरअसल वो एक प्राचीन विशाल आत्मा से टूटे हुए टुकड़े हैं। जैसे पुराने टुकड़े एक टुकड़ा दूसरे को ढूंढता है, वैसे ही आज के समय में एक कवि दूसरे को ढूंढता है। अपनी तरह के कवियों को ढूंढना, कई बार ढूंढने पे मिल जाते, कई बार अचानक औचक ही मिल जाते, और कई बार कितना भी ढूंढ लो नहीं। अगर हम ये देखें, सूची बहुत लंबी सूची है। वाणी प्रकाशन से कुंवर नारायण के अनुवादों की पूरी किताब आई। न सीमाएं न दूरियां। कुंवर नारायण ने प्रमुखतया अपने जीवन में जिन कवियों का अनुवाद किया, उन सब का संकलन उसमें है, किंतु प्रमुखतया जिन कवियों के साथ
जिन कवियों की रचनाओं के साथ उनके अनुवादक का रचनात्मक संवाद लगातार होता था, उनमें से एक कवा सैफो बोरहेस नेरुदा। मोटे तौर पर मैं इन कवियों का नाम ले रहा हूँ और कुंवर नारायण के पूरे रचनात्मक व्यक्तित्व और उसके सूत्रों को समझने के लिए इन लेखकों और कवियों के साथ उनके रचनात्मक व्यवहार, रचनात्मक तालमेल पर नजर डाली जाए तो हम फिर से उन्हीं कुछ शब्दों की तरफ पहुंचते हैं जो दरअसल कुंवर नारायण की समूची रचनात्मक यात्रा का सार है। क्या है वो शब्द? मुझे बहुत पसंद है वो शब्द और कुंवर नारायण के संदर्भ में उन शब्दों के भीतर एक खास किस्म का अर्थ भी निविष्ट हो जाता है, एक खास किस्म का अर्थ भी भर जाता है। वो कवियों और लेखकों उस बड़ी परंपरा से आज के साथ जुड़ते हैं जो एजरा पाउंड, एलियट, अगेन, बोरहेस, मिवोश, भारत में रामानुजन, जैन महापात्रा, ऐसे तमाम कवि, डब्ल्यू.जी. सेबार्ट, ऐसे तमाम कवियों से बनी हुई कवि अनुवादक की जो एक परंपरा है उसमें शामिल थे। मैं उन शब्दों की तरफ, इन्हीं कवियों के बहाने उन शब्दों की तरफ जाना चाहता हूँ जो कुंवर नारायण पूरी रचनात्मक दृष्टि और जीवन दृष्टि को परिभाषित करते हुए जान पड़ते हैं। सबसे पहला शब्द है समावेश। कुंवर नारायण संभवतः भारतीय भाषाओं के सबसे अधिक, सबसे संश्लिष्ट समावेशी कवि। एक साथ कई सारी चीजों को अपनी रचनाओं में समाविष्ट करना कुंवर नारायण के रचनात्मक अनुवाद का खास कौशल। अनुवाद करना और पढ़ना, कई बार ऐसा लगता है कि यदि हमने संसार भर का साहित्य पढ़ा है तो हम संसार भर के साहित्य से प्रभावित हो सकते। बिल्कुल हो सकते, लेकिन कुंवर नारायण के अनुवादक का जब हम जिक्र करते हैं तो इस पाठक और अनुवादक के बीच के संबंध को बहुत बारीकी से देखना होगा, क्योंकि पाठक बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उस पाठन का, उस पठन का अनुवाद करना बहुत अलग किस्म की प्रतिभाओं का उनके हिस्से। एक होता है भाषिक अनुभव जो हमें पढ़ने से मिलता है। हमने कवाफी को पढ़ा, कवाफी को पढ़ के, कलवीनों को पढ़ के, होमर को पढ़ के, सैफो को पढ़ के हमें उस यूरोपीय संस्कृति का एक भाषिक अनुभव होता है। हमने उन सब चीजों को कभी फर्स्ट हैंड, कभी अपने ऊपर जीते हुए नहीं पाया, लेकिन हम किताबों के जरिए उन्हें जीने लगते हैं। ये हमारा भाषिक अनुभव। एक अनुवादक अपने भाषिक अनुभव को अपने रचनात्मक अनुभव में तब्दील करता है, उस भाषिक अनुभव का अनुवाद। अभी फौजिया ने एक चीज की तरफ इशारा किया कि दरअसल सारा का सारा काम एक अनुवाद ही तो है। जो मैं सोच रहा हूँ उसका शब्दों में अनुवाद करता हूँ लिखते समय। जो मैं देख रहा हूँ उसका शब्दों में अनुवाद करता हूँ लिखते समय। जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं सुन रहा हूँ उसका भी शब्दों में अनुवाद करता हूँ। तो अपने तमाम भाषिक अनुभवों का, खासकर किसी विशिष्ट कवि या लेखक द्वारा प्राप्त भाषिक अनुभव का अपनी भाषा में किया गया अनुवाद हमारे रचनात्मक भंडार में वृद्धि करता है, हमारे रचनात्मक अनुभवों को बढ़ा देता है। ये कुंवर नारायण के यहाँ हमें बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है और इसी के कारण समावेश, समावेश का गुण
समावेश की वृत्ति, समावेश का शुभ कुंवर नारायण की कविताओं में लगातार विकसित होता हुआ दिखाई पड़ता है। वो किसी एक परंपरा के वारिस या किसी एक परंपरा के वंशज नहीं रह जाते। मैं बार बार कहता हूँ कि कुंवर नारायण को हम मोनोजेनेसिस में नहीं देख सकते। उनकी जेनेसिस वो एक तरह की पॉलीजेनेसिस होगी। वो बहुत सारी धाराओं से निकल करके एक समंदर तक पहुंचते हैं, एक महासागर तक पहुंचते हैं। भारत की परंपरा, पश्चिम की परंपरा, और इन दोनों को मिलाते हुए चलना और इनके बरक्स एक नई किस्म की भारतीयता, उसे परिभाषित करना, ये कुंवर नारायण के यहाँ विशिष्ट है। रचनात्मक कर्म में अनुवाद के योगदान को इस तरह से भी देखना चाहिए कि वो एक कवि के अनुभव को, एक कवि के आत्मा अनुभव को कितना बृहद बना देता है। इसीलिए कुंवर नारायण के यहाँ भारतीयता एक बेहद विशाल कॉन्सेप्ट की तरह दिखाई देती है। और खासकर इस बात को इसलिए कहना आज के दौर में बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं पिछले कुछ दशकों से, जब लोग, कुछ लोग पहली सहस्त्राब्दी के भारत को ही भारत मानते हैं, उसके बाद दूसरे मिलेनियम के भारत को जरा मिलावटी मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली सहस्त्राब्दी के भारत को भुला देते हैं और सिर्फ दूसरी सहस्त्राब्दी के भारत को ही भारत मानते हैं कि एक मिला जुला भारत। भारत दोनों सहस्त्राब्दियों में बहता रहा और हम जो इस तीसरी सहस्त्राब्दी में, तीसरे मिलेनियम में पहुंचे हैं, तो उन दोनों सहस्त्राब्दियों का अवशेष, उन दोनों सहस्त्राब्दियों की बातें हमारे भीतर बह रही हैं। कुंवर नारायण का समूचा रचना कर्म इन्हीं दोनों सहस्त्राब्दियों की भारतीयता को साथ लेकर के चलता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए तो उनके यहाँ कुमार जीव भी हैं, सहरसा सहरपा भी हैं, अमीर खुसरो भी हैं, तो आत्मजयी, नचिकेता और वाजिश्रवा। कवाफी पे लिखते समय कुंवर नारायण ने कहा कि उनकी पूरी पृष्ठभूमि जो है वो इतिहास का एक विशिष्ट सांस्कृतिक मेला है। कितना अद्भुत शब्द है, कितना अद्भुत वाक्यांश है। पृष्ठभूमि क्या है? इतिहास का एक विशिष्ट सांस्कृतिक मेला है। क्या कुंवर नारायण की पृष्ठभूमि इससे कहीं अलग है? बिल्कुल। कुंवर नारायण यदि कवाफी को चुनते हैं अनुवाद के लिए और उन पर वार्तालाप के लिए और अपने रचनात्मक व्यक्तित्व का एक अवलंब उनके ऊपर बनाने के लिए, तो इसमें ये भी है, कुंवर नारायण की पृष्ठभूमि भी कवाफी की तरह इतिहास का एक विशिष्ट सांस्कृतिक मेला ही तो है। बस एक अंतर है जो मैं अंतर अपनी तरफ से प्रस्तावित करता हूं बार बार, कि यूरोप के संदर्भ में जिसे हम इतिहास कह सकते हैं, भारतीय संदर्भों में उसे हमें मिथिहास कहना चाहिए कई बार, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास अवधारणा यूरोप जैसी विशिष्ट और साफ स्पष्ट नहीं। हमारे यहाँ मिथक और इतिहास कई बार आपस में मिल जाते हैं, गड्ढ-मड्ढ हो जाते हैं। इसीलिए कुंवर नारायण के संदर्भ में उनकी पृष्ठभूमि को मिथिहास का एक विशिष्ट सांस्कृतिक मेला कहना चाहूँ। ये सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हम सबके पास, मैं इस भारत भूमि का निवासी हूँ, मैं यहाँ की भाषा में लिखता हूँ, मेरे पास जो लोग नहीं लिखते, जो लेखक नहीं, सांस्कृतिक इतिहास, यह विशिष्ट इतिहास उनके पास भी है। फिर कुंवर नारायण के यहाँ वैशिष्ट्य क्या है? वैशिष्ट्य है
कि वो उसे पहचान ले। चीजें सभी के पास हैं, खास वो होता है जो उसे पहचान ले और पहचान करके अपने तरीके से उसे बरतना शुरू। और ये पहचान कुंवर नारायण के पास कहाँ से आती? ये उस पूरे रचनात्मक मुठभेड़ से आती है, उस पूरी रचनात्मक सहधर्मिता और तालमेल से आती है जो वो पठन, अध्ययन और अनुवाद के माध्यम से अपने भीतर विकसित करते हैं। कवाफी, सैफो, होमर, शेक्सपियर, गालिब, सहरपा, कबीर, तुलसी, इन सब को पढ़ते हुए और अपने भीतर नए तरीके से इनमें अर्थ डालते हुए आते। कई बार कि अनुवाद करना एक दुधारी तलवार है और इसका जो असर होता है वो दोनों तरह से होता है। कई बार लोग सिर्फ उसी असर को देखते हैं जो अनुवादक के ऊपर पड़ा। अभी मेरी अनुवादक है अनीता गोपालन, उन्होंने एक बहुत सुंदर संवाद किया है इंग्लैंड की कवियत्री साशा डगडेल के साथ। साशा डगडेल मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रांसलेशन की संपादक रह चुकी हैं और अभी कुछ ही में इसी बरस बुकर प्राइज के लिए उनका नामांकन हुआ था अनुवादक के रूप में स्टेफानोवा के साथ के लिए। वो पूरी बातचीत जो अनीता और साशा के बीच हुई है वो अनुवाद के ऊपर ही हुई है और उसमें एक बहुत सुंदर बात यही है कि अनुभव का विस्तार और ये जो दुधारी व्यवहार है कि कई बार लोगों को लगता है कि अनुवादक जो है वो प्रभावित हो। क्या ये नहीं देखा जा सकता अनुवादक ने मूल कवि को भी प्रभावित कर दिया है? नेरूदा के हिंदी में 20 अनुवाद उपलब्ध हैं। हर कवि ने उसे नेरूदा की कविताओं को बिल्कुल अलग अलग तरीके से अनुवाद किया है, लेकिन कुंवर नारायण ने जो अनुवाद किया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग अलहदा अंदाज का अनुवाद है। तो अगर मूल कवि एक अनुवादक को परिवर्तित कर सकता है तो अनुवादक भी उस मूल कवि को परिवर्तित कर सकता है। और कुंवर नारायण की खासकर न सीमाएं न दूरियां जैसे किताब को पढ़ते हुए ये बात ज्यादा गहराई से समझ में आती है कि वो जिस कवि को छूते थे उसे थोड़ा अपने जैसा बनाते थे। वो जिस कवि को अनुवाद के लिए छूते थे थोड़ा सा खुद उनके जैसा बन जाया करते थे। यही दुधारी, यही द्वैत व्यवहार है कि जिसको छूऊंगा थोड़ा सा उसके जैसा बन जाऊंगा, कि जिसको छूऊंगा थोड़ा सा उसे अपने जैसा बना दूंगा, लेकिन इसके बाद भी न वो मेरे भीतर दिखाई देगा न मैं उसके भीतर दिखाई दूंगा। ये कुंवर नारायण की विशेषता है, उनकी कविता की पंक्ति है कि सब में प्रवाहित हो लेकिन अंतर्धान। तो जो नेरूदा को अनुवाद किया उसमें कुंवर नारायण प्रवाहित हैं लेकिन अंतर्धान है। जो सैफो को अनुवाद किया, जो कवाफी को अनुवाद किया, उन्हें सबके भीतर वो प्रवाहित अंतर्धान है। सबको जो है इन सारे कवियों को कुंवर नारायण पाया जा सकता है। आप लोग अपने माइक्रोफोन बंद रखिए प्लीज, जो लोग ऑडियंस में हैं। और गीत जी 1-2 मिनट और लें और फिर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमें मेरा काम संचालन है। मैं अपने आखिरी वाक्य पर थी और अपना आखिरी वाक्य मैं इस तरह से कह दूं, प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए जो लोग ऑडियंस में हैं, ताकि गीत जी अपनी बात कह सकें। So sorry, Git ji. Pranav, can you turn off somebody like DK के नाम से किसी का है जी? गीत जी।
माफ कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ एक आखिरी बात के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि कुंवर नारायण के पूरे रचनात्मक जीवन में उनका अनुवाद प्रवाहित है, उनके द्वारा किए गए अनुवाद प्रवाहित हैं, किंतु अंतर्ध्यान, जैसे कि जीवन के जल में चीनी के दाने घुल जाते हैं, मिठास हम महसूस कर सकते हैं लेकिन चीनी को खोज नहीं सकते, जैसे संसार के पानी में नमक घुल जाता है और हम उसका स्वाद जान सकते हैं किंतु नमक को देख नहीं सकते, ठीक उसी तरह कुंवर नारायण के समूचे रचना कर्म में, समूचे रचनात्मक व्यक्तित्व में उनका अनुवाद कर्म प्रवाहित है किंतु अदृश्य है, अंतर्धान है। और मेरे जैसे लोग, हम जैसे तमाम लोग, हम जैसे तमाम पाठक और तमाम कवि, हमारे अपने भीतर भी कुंवर नारायण प्रवाहित हैं लेकिन अंतर्ध्यान है, अदृश्य। यही कह के मैं विराम लेता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गीत जी ने इतने सारी बातें उठाई अनुवाद के बारे में और अनुवाद का जो प्रभाव है रचनाकार पर उसके बारे में, और इन तमाम बातों पर अगर देखा जाए तो पूरे पूरे सत्र एक एक नुक्ते पर हो सकते हैं और होने चाहिए मुझे लगता है, पाठ पर, अनुवाद पर। लेकिन अब हम चलते हैं इस सत्र के तीसरे पड़ाव की तरफ जो संवाद है, यानी कि कुंवर नारायण ने जो दूसरे रचनाकारों के साथ अपने समकालीन रचनाकारों के साथ जो संवाद स्थापित किया साक्षात के जरिए या और तरीकों से, इसके बारे में बात करेंगे पंकज बोस। सो पंकज, आपका स्वागत है और आप अपनी बात रखिए। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ फौजिया जी आपका और समन्वय स्पेस के पेज का। मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक? जी बिल्कुल आ रही है। और गीत जी को सुन रहा था तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर, और ऐसा लगा कि सुनते रहें, क्योंकि इतनी बातें थी और बहुत कुछ जो एक दो बिंदु पर मैं सोच रहा था। गीत चतुर्वेदी जी ने उधर भी बात की अपनी तरफ से, खुद मेरा भी ध्यान दिलाया, और उससे पहले रेखा सेठी जी भी। तो मैं जिस पहलू पे बात करना चाह रहा हूँ कि कुंवर नारायण के यहाँ या उनके जीवन में, उनके साहित्य में संवाद के आयाम, चूंकि संवाद पर एक केंद्रित बातचीत है थोड़ी सी, तो बहुत सारी बातें हुई। अब चूंकि मैंने कुछ पॉइंट नोट किए थे तो उसको मैं छोड़ दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात थोड़ी सी संक्षिप्त ही रखूं। तो जब हम संवाद कहते हैं तो कम से कम हम ये संवाद के अनेक स्तर होते हैं, अनेक आयाम होते हैं। कुंवर नारायण के यहाँ हम उनके कवि व्यक्तित्व में और खुद उनके जीवन में हम वो संवाद किन किन रूपों में देखते हैं, एक तो ये है। दूसरी की जब हम लोग खुद रेखा सेठी जी, गीत चतुर्वेदी जी, लगातार हम लोगों की उनसे बातचीत होती रही है, हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके साथ समय गुजारने का, संवाद करने का काफी मौका मिला है। उस संवाद से हम लोगों ने क्या सीखा, क्या उसकी खूबी थी, उनके कविता और विचार और गद्य से अलग, एक ये। और तीसरी जो बात मेरी है कि जो एक संवादों की पुस्तक या साक्षात्कारों की पुस्तक तैयार हो गई है लगभग, उसकी बनावट और उसमें क्या है, उस पर मैं थोड़ी बात अपनी रखूंगा। तो कोई भी बड़ा कवि होता है, और कुंवर नारायण की तरह जो बड़ा कवि होता है, उसके साहित्य में जब हम संवाद की बात करते हैं तो वो इकहरा संवाद कभी नहीं होता है। अपने आप से बातचीत की कई सिमतें होती है। जैसे कि एक बातचीत हम खुद अपने आप से करते हैं, मोनोलॉग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कुंवर नारायण के साहित्य में ये भी है। कुमार जी शुरू ही होता है, मैं तथागत के साथ हजारों साल लंबी एक महायात्रा पर निकला हूँ, हमें सदियां पार करनी है साथ साथ, इस तरह से। लेकिन जब हम उसकी परतों को, चूंकि मैं एक पाठक के नाते भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और जब मैं थोड़ी संस्मरण की तरफ आऊंगा तो एक
उसमें कुछ अलग बातें करूंगा। तो हम पाठक के नाते देखते हैं कि कुंवर नारायण में इस तरह के जो मोनोलॉग्स के जो करेंट्स हैं उनकी साहित्य में, कविताओं में खासकर, वो केवल उतने ही नहीं है। अब जब आप उस पंक्ति को पढ़ेंगे, आप चाहे सस्वर पढ़ें, अपने अंदाज में पढ़ें, किसी तरह से, तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं वो एक अपने आप को संबोधित करने के बहाने एक कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, सुदूर अतीत में 400, 500 साल, 1000 साल पहले उससे वो बात कर रहे हैं, उसके बहाने उसके समय को वो ला रहे हैं, अपने समय से उसका एक रसायन, एक मिला जुला रूप उसका बना रहे हैं, उससे वो संवाद कर रहे हैं। तो कुंवर नारायण के यहाँ जो मैं है, आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है संवाद के लिए, वो केवल आई नहीं है, उसमें हिस्ट्री, उसमें टाइम, उसमें उनकी जो कंटेम्प्रेरी उनके जो कंसर्न्स हैं वो हैं, और तमाम तरह की जो सभ्यता की चिंताएं हैं वो हैं। चाहे हम छोटी कविताओं में देखें जो कि उनके अलग अलग संग्रह हैं, या हम उनके एपिक पोएम्स में देखें, प्रबंध काव्य जो 3 हैं, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने और कुमार जी। तो एक स्तर ये जो अपने आप से जो बातचीत का है, उसका वो दायरा कैसे उनकी कविता में धीरे धीरे बढ़ता है। वो दूसरी बातचीत होती है कि हम किसी और से, दूसरे से बात करते हैं। इसका मतलब ये कि कुंवर नारायण की कविता में आप ये देखेंगे उनके यहाँ कि जैसे उनकी एक कविता है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और फिर मैंने दरवाजा खोला, अरे तुम इतने बरसों बाद, आओ आओ, इस तरह का। तो हम ये देखते हैं कि जब वो सेकंड पर्सन में जाते हैं कुंवर नारायण, और बातचीत के क्रम में कविता में जो संवाद है उनके यहाँ, तो वो भी अपने अस्तित्व और जो दूसरे का एक संपूर्ण अस्तित्व है उसकी वो पूरी तरह से उसका सम्मान करते हुए। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति, 2 लोग अगर आपस में बातचीत करते हैं तो केवल हम अपनी तरफ से मैं बोलता हूँ, हम बोलते रहते हैं। ये उनके व्यक्तित्व में भी था, जो कि मेरी बातचीत का एक और हिस्सा है कि जब हम लोग उनसे बातचीत करते थे तो ये भी देखते थे, बल्कि मैं मिला करके इसको बोल रहा हूँ। वो खुद दूसरे को तवज्जो देते थे, सुनते थे। वो जितने अच्छे वक्ता थे बोलने में और कम बोलते थे बाद में, तो हम लोगों को भी कहते थे कि नहीं तुम बोलो। तो जब इस तरह से बातचीत होती थी तो लगता था कि नहीं वो प्रश्नकर्ता हो गए हैं और हम उत्तरदाता हो गए, इस तरह से। तो मैं ये देखता हूँ कि उनके यहाँ जितने भी इस तरह की संवाद की स्थितियां हैं, 2 व्यक्तियों के बीच, 2 पात्र के बीच, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के बीच, उसमें दोनों की सत्ता और दोनों की जो है सो दोनों की एक उसके अस्तित्व का सम्मान, उसको पूरी एक भंगिमा में आया हुआ। और जहां पे ये नहीं है, जैसे कि हम इन दिनों कविता संग्रह में देखते हैं जो आजकल कबीरदास कविता है और अमीर खुसरो कविता है, वहां पे जब संवाद की स्थितियां नहीं बनती हैं उस समय के सत्ता से, शासन से, वो कितनी एक बेचैनी है। तो कुंवर जी में जो बेचैनी है उनके पात्रों के यहाँ, उनकी कविताओं में, खुसरो में और कबीरदास में, इब्ने बतूता एक कविता है उसमें, और बाकी प्रबंध काव्य में तो भरा हुआ है। इस तरह की स्थितियां बहुत सारी। उसमें जो एक बेचैनी है वो यही है कि हमारी सत्ता को या हमारे अस्तित्व को शायद पूरी तरह से तवज्जो नहीं मिल रहा है। जैसे कि उनके बहुत प्रसिद्ध कविता है नीरो का संगीत प्रेम, कलाकारों के ऊपर जो उनकी खासकर कविता है, चित्रकार हो, शिल्पकार हो, संगीतकार हो, और वो किस तरह से एक कशमकश में रहता है क्योंकि शायद उसके अनुकूल स्थितियां वहां नहीं मिल पाती हैं कई बार। तो नीरो के संगीत प्रेम में भी यही है कि कलाकार की तरह जिस तरह का एक बर्ताव चाहिए शासन के द्वारा, सत्ता के द्वारा, वो नहीं है। और वहां पे उसका जो वहां पे कोई हारमोनी या दोहरे संवाद की आवश्यकता और जरूरत बन नहीं पाती है, और फिर परिणाम ये होता है कि वो एक आत्मनिर्वासन की तरफ कलाकार चले जाते हैं जो उसमें उन कविताओं में। तो कुंवर नारायण ये भी बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि संवाद की हमारे लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, और जहां जहां इतिहास के जिन जिन मोड़ों पर, जिस जिस अध्याय में इस तरह की चीजें उन्हें नहीं मिलती हैं, अपने इस तरह की चीजें अपने कैरेक्टर में, अपने मंतव्य विषयों पर नहीं मिलती हैं, वहां उन्हें काफी बेचैनी होती है। ये बेचैनी मैंने कबीरदास, अमीर खुसरो
और नीरो का संगीत प्रेम, और ऐसी तमाम कविताएं हैं जिसमें वो देखने को मिलती है। फिर जब बातचीत के अगले उसमें हम आते हैं, अगले वृत्त में आते हैं, अगली परिधि में, तो हम ये पाते हैं उनके यहाँ कि उनकी बातचीत चाहे वो सिंगुलर में हो, फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे वो पूरे समय, पूरे सभ्यता और एक तरह से पूरे ब्रह्मांड या पूरे विश्व को संबोधित करते हैं। तब पहली बार हमें ये लगता है कि चूंकि कुंवर नारायण जब से लिखना उन्होंने शुरू किया है, वो नई कविता का दौर है हमारे यहाँ, और नई कविता के कवियों में एक व्यक्ति केंद्रिकता की शिकायत बार बार की जाती रही है हमेशा से, ये व्यक्ति केंद्रित होते हैं। और लेकिन कुंवर नारायण का अलगाव बाकी कवियों से इस अर्थ में भी है, उनका व्यक्ति अपने पूर्णतम रूप में तो रहता है उपस्थित कविताओं में और विचार में, खंड प्रबंध काव्यों में वो पूरी तरह से उपस्थित रहता है, लेकिन दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान और अपने व्यक्तित्व का पूरा प्रसार, एक वैश्विक नागरिक के रूप में प्रसार, एक ब्रह्मांड के प्रतिनिधि के रूप में प्रसार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सल जो सिटीजन जिस तरह से सोच सकता है, एक विश्व नागरिक, कुंवर नारायण अपनी कविता में उस तरह से सोचते हैं। इसीलिए उनके बारे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, हालांकि उस दौर से ही उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उनके बारे में ये बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता वो बिल्कुल ही व्यक्ति केंद्रित या व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के कवि हैं। नहीं, वो खुद अपने आप का खंडन करते हैं। कुंवर नारायण में सबसे बड़ी एक खूबी ये भी है, वो अलग अलग अपने पड़ाव पर, जैसे कि अगर हम चक्रव्यूह और परिवेश हम तुम में देखें, फिर एक डिफरेंट मोड़ ले लेते हैं, अपने सामने में बदल देते हैं अपने आप को, अपनी भंगिमा को और कविता के विषय थोड़ा और। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समय की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जी, कितना समय है अभी क्योंकि हाँ, हम चाहते हैं कि समय पे खत्म हम कर सकें, तो हमारे पास 16 मिनट है, लेकिन हम चाहते हैं 2-4 बातें भी हो सकें। जी जी जी, तो अगर 1-2 मिनट में आप खत्म कर सकें, और जो बातें आप कर रहे हैं, जो बिंदु आप उठा रहे हैं, हम उनके बारे में बात करें, तो ये भी अच्छा। जी जी, तो कुंवर नारायण का जो एक संवाद धर्मी व्यक्तित्व है उनके यहाँ, तो मुझे लगता है कि 3 उसके उपजीव्य हैं। जैसे उन्होंने उपनिषद को छूते हुए आत्मजयी को शुरू किया था अपनी चिंताओं से, तो उपनिषद है, महाभारत है, और जो भी भारतीय क्लासिक्स हैं, एक तो उनका उपजीव्य वो है, एक केंद्र जहां से मुझे लगता है कि वो बड़े बड़े सवालों से जूझने की, उससे डायलॉग करने की एक वो शक्ति लेते हैं। दूसरा उनका एक अपना परिवेश है, जो कि अयोध्या, फैजाबाद और उसके बाद लखनऊ, जहाँ पे उनको बड़े बड़े बौद्धिक विचारकों से, जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव, कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, इन लोगों से लगातार उनकी बहसें होती थी, संवाद होते थे। और उनके जो अलग अलग वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स थे इतिहास के, खासकर राधा कुमुद मुखर्जी और राधा कुमुद मुखर्जी, ये जो इंटरव्यू की किताब मैंने अभी तैयार की है, उसमें वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि लखनऊ का ये जो परिवेश था, एक बहस मूलक और संवाद मूलक, उससे मैंने काफी कुछ लिया, और मुझे हमेशा ये लगा कि हमें किसी एक दिशा में या एक ही बिंदु तक सिमट करके नहीं रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। तीसरा जो उनका एक उपजीव्य है, उनके अंदर जो संवाद धर्मिता है, वो विश्व साहित्य से जो उनका संपर्क है, समुची दुनिया भर के साहित्य से, और कुछ साहित्यकारों से, रचनाकारों और कवियों से, खास करके नाजिम हिकमत पर उनकी कविता है, पाब्लो नेरुदा से उनका संपर्क हुआ था। तो केवल संपर्क ही नहीं, उन्होंने उसके बाद कैसे उनके साहित्य को, उनके पूरे जो है सो लेखन या साहित्यिक प्रक्रिया को कैसे जिया, और उससे एक संवाद किया। तो ये 3 संवाद के उनमें मुझे उपजीव्य मिलते हैं। और उसके बाद मैं संक्षेप में 1-2 बातें और कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। सुकरात ने कहा है कि संवाद या अच्छी जो बातचीत होती है, उसकी 3 खूबी होती है। जो सबसे जो तृतीय श्रेणी की बातचीत होगी या सबसे कमतर, वो होती है कि हम किसी आदमी के बारे में बात करते हैं, आपस में अगर बैठते हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। उससे अच्छी कोटि की जो बातचीत होती है, उसमें हम किसी घटना पर बात करते हैं, अच्छा क्या हुआ, अभी राजनीति में क्या हुआ, इस समय क्या घटित हुआ। और लेकिन जो सबसे अच्छी बातचीत होती है, उच्च कोटि की, प्रथम कोटि की, उसमें हम किसी विचार के बारे में बातचीत करते हैं। तो कुंवर नारायण से संवाद करते हुए
और उनके इस अभी बनने वाली पुस्तक में जो संवाद है उसमें हम यही देखते हैं कि इस तरह का जो उनका विचार से लगातार एक घनिष्ठ संपर्क रहा है, न केवल व्यक्ति, न केवल घटना, व्यक्ति पर तो बिल्कुल नहीं, किसी के बारे में वो रस लेकर के बात कर रहे हैं, नहीं, वो सीधे विचार की बात करते हैं और दूसरे वाले को भी ये स्पेस देते हैं। तो ये इस तरह का इस कोटि की जो एक बातचीत है या संवाद है वो उनमें हमें देखने को मिलता है। और अब क्या संवाद वाली पुस्तक के बारे में एक दो बात करूं या अभी रुक जाऊं? हमें लगता है कि संवाद वाली जो पुस्तक है वो लोगों को पढ़नी चाहिए। जितनी बात आपने संवाद की जो अहमियत है, जो उसका महत्व है, उसके बारे में आपने की है, उससे लोग, मुझे लगता है कि लोगों को कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो आप 1 मिनट में अगर बात खत्म कर सकें तो प्लीज अच्छा होगा। हाँ, तो ये संवाद वाली अभी तीसरी पुस्तक आएगी उनकी। इससे पहले 2 पुस्तक आ गई है विनोद भारद्वाज जी के संपादन में, मेरे साक्षात्कार और तट पर हूँ तटस्थ नहीं। तीसरा एक तरह से उसी का विस्तार है और थोड़ा नया भी इस अर्थ में है क्योंकि बहुत सारे जो इसके संवाद हैं, इंटरव्यूज हैं, वो अप्रकाशित हैं। कुछ रेडियो और दूरदर्शन के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यक्रमों के लिए लिए गए हैं, तो उसका इसमें संकलन किया गया है। 25 से 30 इंटरव्यू हैं और एक खास बात इसमें यह है इन संवादों में कि पहली बार बहुत अधिक हम संवादों में ये देख रहे हैं कि वो आत्मकथात्मक सामग्री आई है। अगर हम कुंवर नारायण के खुद उनके जीवन का, उनके विकास का, उनके बौद्धिक व्यक्तित्व के विकास का हम अध्ययन करना चाहेंगे तो इससे इसमें काफी मदद मिलेगी। एक तरह से फर्स्ट हैंड लिटरेचर के रूप में या इंफॉर्मेशन के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि उनका जो बाकी साहित्य है उससे क्रॉस रेफरेंस करते हुए कई बार बहुत सारी कविताओं के संदर्भ या रचना प्रक्रिया के बारे में, या मान लीजिए किसी दूसरे देश या दूसरे साहित्यकारों से उनका संवाद कैसे हुआ, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी मानीखेज जानकारियां दी हैं। और उसके बाद उनका जो एक अपना व्यक्तित्व है उसमें जो कि वो बोल रहे हैं, तो कभी ये लगता है कि जैसे हम लोग कभी पेरिस रिव्यू के इंटरव्यू पढ़ते थे, उस तरह के भी इसमें 2-3 इंटरव्यू लंबे लंबे और इस तरह के संवाद की ऐसा लगता है कि हम एक सिलसिलेवार, एक निबंध या एक उसको एक सरस रचना के रूप में पढ़ते हैं। इस तरह की इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे निबंध, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि रिकॉर्डिंग थी जिसकी ऑडियो और विजुअल, और उसको हमने लिप्यंतरण किया है। उस दौरान उनकी ध्वनि, उनकी आवाज को लिप्यंतरित करते हुए हमें ये महसूस हुआ कि एक टाइम जिस समय वो बोल रहे होंगे अपनी आवाज में जिस खास जगह में, और उसको हमने कागज पे उतारते हुए कि एक समय को किस तरह से मिनिमाइज किया जाता है बोले को लिखते हुए, और लिखने के बाद वो किस तरह से एक बिल्कुल निथरे हुए निबंध के रूप में आता है। इस तरह से इसमें बहुत सारे जो साक्षात्कार हैं उसको एक निथरे हुए निबंध के रूप में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहीं तक रुक रहा हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पंकज। और ये जो साक्षात्कार जो उनके हैं और जो संवाद हैं कुंवर जी के दूसरे रचनाकारों के साथ और ख़ास तौर पर विदेशी रचनाकारों के साथ, मुझे लगता है कि वो बहुत अहम है, न सिर्फ कुंवर नारायण जी को समझने के लिए बल्कि जो एक पूरा लिटरेरी कल्चर अपने आप में एक फील्ड है ना, जो मैदान है जिस पर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा काम नहीं होता है सिवाय इसके कि ये कैंप वाले क्या कर रहे थे और वो कैंप वाले क्या कर रहे थे। लेकिन जरा संजीदगी से अगर उसको हम लें तो बहुत सारा शोध हो सकता है जिसमें ये जो काम आप लोग कर रहे हैं वो काम आ सकता है। और बल्कि मुझे लगता है कि जो आलोचना के क्षेत्र में भी जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो मेरा जो मेन मैदान है वो टेक्सचुअल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लेकिन उसमें भी जो लिटरेरी कल्चर को जब हम समझते हैं तो बहुत सारे नए मानी के दर वाह होते हैं, जैसे कहते हैं, टेक्स्ट को भी समझने में। तो ये बहुत अहम काम है और बहुत मुबारकबाद आपको कि आप इसका हिस्सा हैं। और हम कुंवर जी की भी किताब पढ़ेंगे और ये आपका भी काम देखेंगे। तो समय चूंकि बहुत कम है, अदरवाइज रेखा जी जानती हैं कि जब इस तरह के संवाद, इस तरह की गोष्ठियां, इस तरह के की चीजें होती हैं तो मैं बहुत ओवर स्टिमुलेटेड मेरा जहन हो जाता है और बहुत सारे मेरे सवाल हैं, कमेंट्स हैं, जो कुछ गीत जी ने कहा, जो रेखा जी ने कहा, तो
लेकिन उसका भी समय नहीं है, तो हमें इनफॉर्मली शायद फिर मिलना चाहिए जब जूम हमें अलाउ करता है इन बातों को करने के लिए। मैं देख रही हूँ एक सवाल यहाँ क्या है, वंडरफुल सेलिब्रेशन ऑफ कुमार जी's लाइफ, कैन गीत जी रीड सम लव थीम्ड पोइट्री ऑफ कुंवर जी, स्पेशली एक हरा जंगल और दो नीली आंखें। सो अब हम गीत जी तक हमने आपकी बात पहुंचा दी है, अब हम उनको फैसला करने देंगे। और क्या सवाल है? आई वुड लाइक टू मेक अ लिटिल कमेंट ऑन गीत G's comparison of poetic language to Cat's gentle treatment of her kitten. तो ये Mirala is saying, so I would actually let her, क्योंकि हम तो अब जो हिंदी वाले हैं वो मिलते रहते हैं जो भारत से हैं। तो Mirala, please you can turn your microphone on and your video on, and then you can make that comment. Yeah, thank you very much. I'm apologizing for speaking in English. I was able to follow, but I'm not going to trouble you with my not so fluent Hindi, so that's why that's totally fine. Make my comment in English. I was thinking about my experience with poetic language, and in particular with the language of Kunvar Narayan. I tried myself on some of his poems for translating them into German or into Bulgarian. And I can understand when Geetji says that there is a komalta, gentleness, a tenderness in the language of Kunvarji, but on the other hand, I was experiencing some of his lines as a very severe and very tough lines. So they certainly left some claw marks on me and didn't go without any kind of wound, so to say. For example, I have just had a look in the book I have of Kunvarji's poems, the poem Chakravyuha. And there are lines in it. मैं बलिदान इस संघर्ष में कटु व्यंग हूँ उस तर्क पर जो जिंदगी के नाम पर हार गया आहुत हर युद्धाग्नि में। वो जीव है निष्पाप जिसको पूज कर मार गया, वो शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, वो दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा. And of course, we can have a long discussion. Is this the language, which is very powerful, or is this the idea? But I think that in poetry, both things are so close, entangled together, that there is no point in dividing between words and meanings. And that's why, for me, the idea of language of poetry being Vakrokti, as the Sanskrit poets would say, being deficient, being different than the everyday speech is very important. And my experience with Kunvarji's poems is rather going into this direction than into the direction of just tenderness and komalta. So that was my little comment on Geet's opinion. Actually, I would like to add something to what Mirala you just said, and I'm thinking it might be also our own kind of point of view, from what viewpoint we are, reading Kunwarji's poetry. Because मेरा भी ये है कि जब मैं कुंवर जी की कविताएं पढ़ती हूँ और जो कुंवर जी की कविताओं के बारे में जो बात होती है, खासतौर पे टेक्स्ट के बारे में, शब्दों के बारे में, अर्थ के बारे में, तो मैं उससे सहमत होती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खास चीजें हैं जिनके बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं, जैसे टेंडरनेस, और जैसे he is like being contemporary बुद्ध. So of course वो बुद्ध प्रबुद्ध हैं, और कहा जाता है कि वो मतलब engagement है, लेकिन पर्सनल पोइट्री है। तो जैसे हाँ, वो पर्सनल है इन द सेंस दैट इट्स नॉट कमर्शियल, वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है कि वो अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं, तो वो पर्सनल है। लेकिन आई गेस शायद जब हम वेस्ट में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो जो कुछ हम लोग, जो डिस्कोर्स हो रहा है एकेडेमिया में, हो सकता है उसका असर होता हो हमारी जिस तरह हम चीजों को समझते हैं। तो नाउ इट इज पर्सनल इज
पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इज पर्सनल, तो उसमें कोई दूरी नहीं रही, एक बात। और दूसरी बात ये कि जैसे जो भी बड़ा शायर है तो वो एक साथ कई दुनियाओं या कम से कम दो दुनिया, जो इंटरनल और एक्सटर्नल है, जो ये भौतिक दुनिया है और जो ब्रह्मांड है या जो स्पिरिचुअल है, उसके बीच लगातार रिश्ता रखता है। ये सब बातें जो गीत जी कर रहे थे, रेखा जी कर रही थी, और जो मिरेला ने अभी कही, उनको सुनते हुए मुझे गालिब का एक शेर याद आया, जो असल में गालिब के सभी शेर मेरे पसंदीदा है, लेकिन शायद वो सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मेरे ऑफिस में वो कैलीग्राफी के आर्ट के तरह लगा हुआ है। वो है, जामे हर जर्रा है सरशार तमन्ना मुझसे, किसका दिल हूं कि दो आलम से लगाया है मुझे। तो वो जो दो आलम से लगातार लगाए रहना, और लगा रहने का मतलब ही है इंगेजमेंट, तो वो उस तरह का इंगेजमेंट मुझे खास तौर पर नजर आता है। एक वजह और भी हो सकती है कि मैं हिंदी शायरी को, उर्दू शायरी को एक हिंदी विभाग या उर्दू विभाग में नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं साउथ एशियन स्टडीज का मेरा कॉन्टेक्स्ट है, जो सबसे पहला जो चयन का प्रोसेस है कि मैं किसको पढ़ाऊं, वो निर्धारित करता है। तो कई ऐसी, मैं बस कुछ इशारा करना चाहती हूँ कि आगे जब हम लोग डिस्कशन करें आलोचना के क्षेत्र में, तो शायद थोड़ा हमें कुछ सेशंस करने चाहिए। जी रेखा जी। एक छोटा सा रिस्पॉन्स दूंगी। जी जी। चक्रव्यूह जो है, जो कविता अभी मिरेला ने पढ़ी, वो चक्रव्यूह से है, जो 1956 में पब्लिश हुआ। तो 1956 में कुंवर जी की जो आयु है वो भी लगभग मतलब 27 बॉर्न है, तो 56 के आसपास जो भी। लेकिन वो एक युग का भी दबाव था, जो नई कविता के बाद एक्चुअली जो पॉइंट पंकज ने कहा कि कुंवर नारायण अपनी जो फॉर्म और कंटेंट है उसको खुद बार बार बदल रहे हैं। जैसे अगर आप चक्रव्यूह और परिवेश हम तुम की भाषा देखें, तो चक्रव्यूह की जो कविता आपने उठाई, वैसी और भी कविताएं हैं, जैसे अभिमन्यु वाला, कौन कब तक बन सकेगा कवच मेरा, युद्ध मेरा मुझे लड़ना, इस महाजीवन समर में अंत तक कटिबद्ध। तो ये एक कॉन्फ्रंटेशन था कि मनुष्य जो है वो बहुत छोटा है, और एक डिसइल्यूजनमेंट था उन सारी स्थितियों के प्रति। तो कुंवर नारायण क्या कर रहे हैं कि उस संकलन में उनका जो पूरा स्वर है वो बड़ा चैलेंज वाला है। यहाँ तक कि एक कविता है ईश्वर से, एक मतलब कुछ ईश्वर का मनोवैज्ञानिक सत्य, तो ईश्वर है या नहीं। आत्मजयी में भी नचिकेता का जो पूरा स्वर है बड़ा चुनौती भरा है, तो वहां भाषा भी वैसी है। पर जब वो कविता डिस्क्रिप्शन से ज्यादा रिफ्लेक्शन पे जाती है, तब वो उस टेंडरनेस को समेटती है। और एक खास बात और है कि शब्दों की मितव्ययता, मतलब लैंग्वेज को जो वो रीओरिएंट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कम, मतलब चुप्पियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है वहां। व्हाट ही इज नॉट सेइंग बट ही इज मीनिंग, वक्रोक्ति यानी कॉनोटेशंस और डिनोटेशंस की जो बात आप कह रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मतलब मुझे भी यही लगता है। शुक्रिया रेखा जी। लगता है गीत जी कुछ कहना चाहते थे। हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन हम अपनी बात दर्ज करने के लिए कह दें, और मुझे लगता है इन बातों पर एक अपूर्व को एक बिल्कुल लिटरेरी क्रिटिसिज्म की कॉन्फ्रेंस हम लोगों को, सब लोगों को कुंवर नारायण पर करनी चाहिए। जी गीत जी, आप कुछ कह रहे थे। चाहता हूँ कि कोमलता को किसी आक्षेप की तरह न देखा जाए। कोमलता उनका गुण है, और जब ये उदाहरण देते हैं कि कवि को शब्दों के साथ कोमल व्यवहार करना चाहिए, तो उसका अर्थ दरअसल ये है कि वो शब्दों को लेकर संवेदनशील रहे, अपनी कविता में वो उनका अतिरिक्त या बेजा इस्तेमाल ना करे। उन शब्दों का प्रभाव पाठक के ऊपर जरूर पड़े, पाठक के ऊपर उन शब्दों के निशान दिख जाएं, लेकिन उन शब्दों के ऊपर कवि का निशान कहीं न दिखे। कहने का अर्थ ये है कि कुंवर नारायण की कविता में, उनकी भाषा में, उनके शब्दों के ऊपर कुंवर नारायण हावी नहीं होते। ये बात इसलिए भी नोट करने वाली है क्योंकि हिंदी में एक ऐसी कविता का प्रचलन है जिसमें कवि
बड़े बड़े शब्दों का पत्थर अपने गले में बांध के नदी में कूद पड़ते हैं और डूब जाते हैं। कुंवर नारायण वहां पर उन सारे शब्दों को बड़ी कोमलता के साथ तिरा ले जाते हैं, उनके शब्द पानी में तैरते हैं। सिर्फ ये कहना, उस कंपैरिजन का अर्थ सिर्फ इतना था। असल में बहुत मेरे लिए ये पूरा कन्वर्सेशन, पूरी ये बातचीत इसलिए भी दिलचस्प है कि हम सब लोग एक अपने अपने एक कॉन्टेक्स्ट और व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो जो गीत जी ने एक तरह से क्लैरिफाई किया, तो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं दोनों दुनियाओं में रहती हूँ। तो क्लासरूम की एक दुनिया है और एक पाठक, हिंदी पाठक के तौर पर जब मैं पढ़ती हूँ तो वो मतलब मैं समझ रही हूँ कि गीत जी आप क्या कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि वो प्रगतिशील लेखन, एक खास तरह के प्रगतिशील लेखन की एक छाया है, जिससे मतलब हम ये एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि हम ये बात साफ करें कि ये खास लेखक या कवि ये उस जो है कैंप का नहीं है या उस तरह का नहीं है। तो हम ये भी बात है कि हमारी अपनी एंजाइटीज हैं जब हम बात भी करते हैं, लिखने की बात तो जाने दीजिए। मैं थोड़ा सा एक तरह से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के तौर पर, और ये भी कि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो आप लोग सब स्कॉलर्स हैं कुंवर नारायण के, तो आप बाद में सेशन के भी शायद हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि जब हम संवाद की बात करते हैं तो कुंवर जी ने किन रचनाकारों से डायरेक्ट संवाद किए। चूंकि मैं कैनन्स में पढ़ाती हूँ या एरिया स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाती हूँ, तो मैं रचनाओं को एक दूसरे के साथ मतलब एक तरह से मैं पाती हूँ कि संवाद कर रही हैं रचनाएं, कुछ कवियों की रचनाएं दूसरे कवियों की रचनाओं से संवाद कर रही हैं। और कैनन बाउंड्रीज, जो लिंग्विस्टिक कैनन बाउंड्री है, मैं बहुत ज्यादा उससे संतुष्ट नहीं हूँ, बल्कि 2018 में हैबिटेट सेंटर में एशियन एसोसिएशन ऑफ एशियन स्टडीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैंने एक पैनल ऑर्गेनाइज किया था और अपना पेपर भी पढ़ा था कि ये जो है लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज जो हैं उनको हटाकर अगर हम पॉलिटिकली भी आइडेंटिटी के हिसाब से भी चीज़ों को पढ़ना चाहें तो हमें वी हैव टू रीअरेंज दोज कैनन बाउंड्रीज। मेरा मेन था कि मैं हिंदी उर्दू का बहुत मुआजना या कंपैरिजन जब करती हूँ तो मैं देखती हूँ कुछ हिंदी और उर्दू पोइट एक साथ कैनन में हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी पोइट्स जो कुछ 70s के बाद हम देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन उर्दू पोइट्स इन इंडिया एंड उर्दू पोइट्स इन पाकिस्तान। तो ये सब आई गेस मेरी अपनी एंजाइटीज हैं। तो और जब मैं पॉलिटिक्स पर कुछ ज्यादा जोर देती हूँ तो मतलब मैं जब कुंवर नारायण को पढ़ती हूँ तो मैं बहुत उनको पॉलिटिकल पाती हूँ, इन अ वेरी पोस्ट मॉडर्न सेंस पॉलिटिकल। तो अगर आप लोग इजाजत दें तो बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं खुद कुंवर जी के शब्दों के साथ इस सत्र का जो है वो समापन करना चाहती हूँ। लेकिन जाहिर है कि शब्दों के चयन का अपनी एक राजनीति है, तो मैंने कौन सी कविता चुनी है उससे कुछ जाहिर है कि वो पता नहीं आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सभी उनकी कविताएं अच्छी हैं, लेकिन मैं ये पढ़ूंगी क्योंकि ये जो कविता है तो वो एक अलमबरदार नजर आते हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने उनके बाद इस तरह की चीजें लिखी या लिख रहे हैं। तो कविता है पुनश्च। मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ व्यापार से, परिवार से, सरकार से। मैं अस्वीकार करता हूँ रियायती दरों पर आसान किश्तों में अपना भुगतान। मैं सीखना चाहता हूँ फिर से जीना, बच्चों की तरह बढ़ना, घुटनों के बल चलना, अपने पैरों पर खड़े होना और अंतिम बार लड़खड़ाकर गिरने से पहले मैं कामयाब होना चाहता हूँ फिर एक बार जीने में। तो धन्यवाद। और अजीत जी, अगर आपसे खास रिक्वेस्ट है, अगर हम चूंकि समापन कर रहे हैं खुद कुंवर नारायण जी के शब्दों में, तो अगर आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहें तो आप हम आपके एक तरह से पठन पाठन से और कुंवर जी की कविता से समापन कर देंगे। ये कविता है उनकी जिसमें शब्द बड़े कोमल, भाव तीखे और पूरी 20वीं शताब्दी की यात्रा इन कुछ पंक्तियों में दिख जाती है कि इसे ऑशविट्ज में भी पढ़ा जा सकता है। इसे 1947 के लाहौर भारत के सीमा पर भी पढ़ा जा सकता है। इसे संसार के कई सारी जगहों पर पढ़ा जा सकता है।
जख्म। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था। वाह। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। क्या खूब, नारायण। बहुत खूब। तो गीत जी की आवाज और कुंवर नारायण जी के शब्दों के साथ हम इस सत्र का यहीं समापन करते हैं। तमाम तीनों पैनलिस्ट का, रेखा जी आपका, गीत जी आपका, पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपूर्व जी का शुक्रिया इस बड़े जो 3 दिन के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए और हम सबको उसमें शामिल करने के लिए। और हमने तो, मुझे लगता है कि कुंवर नारायण जी को पढ़ना और समझना बस शुरू किया है, और बहुत सारे अलग अलग संदर्भों में उनको नए नए तरह से पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि आप तमाम लोगों की बातों में भी एक तरह से ये बात जो है वो छुपी हुई थी। शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जो लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, हमारे साथ थे उनका शुक्रिया। जो लोग YouTube में, मैंने देखा कि कुछ लोग देख रहे थे, फेसबुक पर कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस थी, क्या किया जा सकता है उनका, लेकिन हम ये जो रिकॉर्डिंग है उसको दोबारा फेसबुक पर समन्वय के फेसबुक पेज पर और पोस्ट कर देंगे और आप लोग दोबारा देख सकेंगे। और मैं आप लोगों को दावत दूंगी, अगर कोई सवाल किसी ने किया है गीत जी से, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है इस तरह के प्रोग्राम्स करने से कि कई बार बाद में लोग प्रश्न करते हैं कि आप मेहरबानी करके जाइए और जवाब अगर देना चाहें, आपके पास वक्त हो तो दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का